नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मोहन नौटियाल, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्र देहरादून। आज हम बात करेंगे भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892 के बारे में। सही मायने में ये कहा जाए कि 1861 के एक्ट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक सेवाओं, स्थानीय स्वशासन आदि में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी कि जिसके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता और मतलब एक उबाल सा आ गया। और इसके साथ ही इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना भारतीय इतिहास में घटित हुई, जिसमें जिसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के प्रारंभ तो कुछ खास नहीं रहा, परंतु इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में संवैधानिक सुधारों की जो मांग की, उसने इनके इनके पूरे के पूरे सिनेरियो को बदलकर भारतीय संवैधानिक या भारतीय सिनेरियो को बदल दिया, भारतीय व्यवस्था को बदल के रख दिया, जिसके फलस्वरूप इन घटनाओं और मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने सन 1892 में भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892 को पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के पास होने के अनेक कारण माने जाते हैं। इसका पहला कारण 1861 में स्थापित विधान परिषद में जो भी गैर सरकारी सदस्य थे वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। सामान्य सी बात है, जो गैर सरकारी सदस्य वो जनता में से नहीं थे। ये बड़े बड़े जमींदार थे, अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, और जनता को जो जनता को समझने का कभी दावा नहीं कर सकते थे। ये हमेशा ही गवर्नर जनरल के पिछलगू, वायसराय के पिछलगू बनकर, वायसराय और गवर्नर जनरल के पिछलगू बनकर घूमते थे और उन्हीं के कार्य प्रणाली को करते थे, जिसके कारण से आम जनता के किसी भी दावे को या आम जनता की बात को विधान परिषद या विधायिका तक नहीं पहुंचा पाते थे। दूसरा, इस मध्य एक राष्ट्रीयता का विकास हो गया। राष्ट्रीयता का विकास हुआ। भारत में 1857 में स्थापित कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया। इन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना, एक भारत एक राष्ट्र की भावना को बहुत प्रोत्साहित किया, जिस कारण से भारत में राष्ट्रवादियों की संख्या बढ़ने लगी। यह राष्ट्रीयता की भावना भी भारतीयों के लिए अत्यधिक आवश्यकता थी। अंग्रेजों को इस राष्ट्रीयता को रोकने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो इनको कंट्रोल कर सके, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कंट्रोल कर सके, जिसके लिए अंग्रेजों ने कोशिश करी कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई गई। यद्यपि शुरुआत में कांग्रेस उतनी कठोर नहीं रही, परंतु ये कांग्रेस ने जनता की मांगों को सूचीबद्ध रूप में समय समय पर विधायिका और काउंसिल के सदस्यों के समक्ष उठाती रही, जो भविष्य में एक लावा बन के उभरी और भारतीयों की आकांक्षा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुई। इस लावे को रोकने के लिए, इस समस्या को ठीक करने के लिए 1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसमें कांग्रेस की कुछ मांगों को जरूर तवज्जो मिली और उन मांगों को इस अधिनियम में स्वीकार किया गया। लॉर्ड डफरिन का सुझाव। आरंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण था। यद्यपि शुरुआती दौर में उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को जनता के बीच में एक सेफ्टी वाल्व के रूप में उपयोग किया जाएगा, इसलिए इनके साथ इनका सहानुभूतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार था। परंतु 1888 के तुरंत बाद यह पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उस वर्ष लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का मतलब वो बहुत कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का दावा कांग्रेस नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस जो भी मांग कर रही है वो अज्ञात में बड़ी छलांग नजर आ रही है। इसलिए डफरिन ने कांग्रेस के महत्व को कम करने का प्रयत्न किया और उसने समय समय पर गुप्त रूप में अंग्रेजी सरकार को या इंग्लैंड में भारत सचिव को यहाँ की गतिविधियों के बारे में सूचित करता रहा। और इंग्लैंड सरकार ने भी एक परिषद समिति की नियुक्ति की, जो प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनके पद को ऊंचा करने के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, आंशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने के लिए योजना बना के सरकार को
प्रदान करे। इस प्रकार डफरिन के सुझाव का असर आया और भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस ने इन सुझावों के आधार पर ये लॉर्ड सभा में एक विधेयक रखा जिसको 1892 में संसद द्वारा पारित कर दिया। इसे भारत परिषद अधिनियम 1892 की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से अधिक और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई, जिनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने आवश्यक थे। नंबर 2, इसमें प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी और कुल सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। बंबई और मद्रास में यह संख्या 20 और संयुक्त प्रांत में 15 निश्चित की गई। तीसरा, पूर्व में भारत में निर्वाचन पद्धति आरंभ नहीं की गई थी। इस कारण व्यवस्थापिका सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब इस अधिनियम में के द्वारा कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स या केंद्र के प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब इनको भी नॉमिनेशन की बात थी, परंतु इसमें राय ली गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की राय के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इन व्यवस्थापिका सभाओं के नंबर 4, इन व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इनको आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। यद्यपि सार्वजनिक प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले सूचना देनी होती थी और ये किसी भी कार्यकारिणी सदस्य से 6 दिन पहले अपने प्रश्न देकर उससे प्रश्न पूछ सकते थे। इस प्रकार से इसमें अनेक अत्यधिक प्रावधान किए गए थे, जो एक भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए एक नींव का पत्थर साबित हो रहे थे। इसमें सबसे पहले निर्वाचन पद्धति की बात की गई। इस अधिनियम का जो सबसे जरूरी अंग है वो निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था। यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। इसमें कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु निर्वाचन पद्धति का आरंभ जरूर कर दिया गया। इसमें केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कलकत्ता के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों का गठबंधन मनोनीत करता था। मतलब 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों और गैर सरकारी विधानमंडल मंडलों तथा कलकत्ता वाणिज्य मंडल के से किया जाता था, जबकि 5 गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल या वायसराय स्वयं मनोनीत करते थे। इस प्रकार प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से और वाणिज्य मंडल से किया जाता था। इस प्रकार की निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरुआत की गई। इन निर्वाचित सदस्यों मनोनीत की संज्ञा दी गई और ये सभी इकाइयां एकत्रित होकर चुने हुए व्यक्तियों की सिफारिशें गवर्नरों को भेजती थी। चौथा, इसमें बहुमत द्वारा चुने हुए निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचित नहीं कराते, अपितु यह कहा जाता था कि उनके नाम मनोनीत करने के लिए सिफारिश की गई है। इस प्रकार निर्वाचन तो नहीं आया। एक सच्चाई है कि निर्वाचन पद्धति तो अडॉप्ट नहीं की गई, परंतु 1892 के अधिनियम ने भारतीय शीर्ष सदन, जो वर्तमान में राज्यसभा है, उसकी ओर एक चलने की एक परंपरा का निर्वाह जरूर करना शुरू किया और इस एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारतीय इतिहास में 1892 के एक्ट के द्वारा हो गई। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1892 ईस्वी के कानून के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, परंतु भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को एक्ट कहीं भी संतुष्ट नहीं कर सका। सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना को यह संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि सरकारी सदस्यों पर अभी भी इनके बीच सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनको किसी भी आर्थिक प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके लिए भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे लड़ाई लड़ी। 1892 के कानून में भारतीयों को केवल दिखाव इस संपूर्ण अधिनियम को पढ़ के समझ के यही स्पष्ट होता है कि यह केवल दिखावे का लाभ हुआ था। इसमें भारतीयों को केवल दिखावे का लाभ हुआ था। इस व्यवस्थापिका सभा के कार्य जनहित में नहीं थे। किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थापिका सभा के जो कार्य थे वो जनहित में नजर नहीं आते थे। और इस एक्ट से कांग्रेस के भीतर जो नरम दल था वो भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने बंगाल विभाजन के समय स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जैसे नारे
इसके उपरांत दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1909 के अधिनियम को भविष्य में पारित किया गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1892 के अधिनियम भारतीय व्यवस्थापिका सभा में केवल निर्वाचन पद्धति के एडॉप्टेशन के लिए जाना जाता है, चुनाव पद्धति के एडॉप्टेशन के लिए जाना जाता है। यद्यपि वो केवल अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, परंतु वह भारतीय संवैधानिक या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में भविष्य में निर्धारित की गई। धन्यवाद।